सरकार कहती है कि ये जो आंकड़ा है 67,867 ये शिक्षक नियुक्ति हो चुकी है ना? जी जी बिल्कुल। ये एफिडेविट में ये बेसिकली इसी 67,867 के पार्ट हैं। अब चूंकि 67,867 लोग नौकरी कर रहे हैं, तो सरकार ये चाह रही है कि इनको न डिस्टर्ब किया जाए। सरकार का हलफनामा कहता है कि 8,270 अभ्यर्थियों की जो सूची है वो पेश की गई है। इतनी जो है हम भर सकते हैं। ये भर नहीं सकते, ये योग्य अभ्यर्थी हैं, इनको नौकरी देना चाहिए था 67,867 की सूची में। अच्छा, ये भरने वाली नौकरी वाली बात है ही नहीं अभी। नहीं, ये कोई अलग से कोई दया नहीं दे रहे हैं, कोई अलग से मतलब उपहार नहीं मिल रहा है। ये 8,000 लोगों को अगर नौकरी देनी होगी तो किसी को निकालना पड़ेगा उसमें से। हाँ, 8,000 लोगों को नौकरी देनी, तो 8,000 जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों को निकलना पड़ेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने तो बकायदा कहा है, योगी आदित्यनाथ कोर्ट थोड़ी नहीं है। उन्होंने कहा है कि नहीं, किसी की नौकरी जाएगी मैं नहीं। फिर कह रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ जी कोर्ट नहीं है। ये पहला कट ऑफ था हाँ, सर, 67.11 और ओबीसी का 66.73 न के बराबर अंतर था इसमें। ये हम पॉलिटिकल इश्यूज के चक्कर में ये कह देते हैं कि नहीं, फलाने को हम नौकरी दे रहे हैं, फलाने की नौकरी नहीं छीनेंगे। ये योगी आदित्यनाथ जी या उनकी सरकार या उनके मंत्री ये डिसाइड नहीं कर सकते किसको नौकरी देना है, किसको नहीं नौकरी देना है। अखिलेश जी बोले सदन में, तो अनुप्रिया पटेल जी भी तो वहीं बैठी रही होंगी, उनको भी खड़े होकर कह देना चाहिए हाँ नहीं बहुत गड़बड़ी हुई है। मतलब सत्ता पक्ष के दबाव में आप अपने उन वोटरों को भूल जाओगे, अपनी जाति को भूल जाओगे, जिनकी वजह से आप शासन सत्ता पे बैठे हैं। ओम प्रकाश राजभर जब विपक्ष में थे, यानी कि समाजवादी पार्टी के साथ थे, तो चिल्लाते थे, बहुत लंबा चिल्लाते थे। चिल्लाते थे क्या? केशव प्रसाद मौर्य जी का वो जीप पकड़ के निकाल लेंगे, उनकी बोलने की हैसियत नहीं। हाँ, अगर केशव जी बोलेंगे तो उनके छतिया पे योगी चढ़ के मारेंगे। पता नहीं, मतलब ब्लंडर, अजीब, वो चीज़ें हम नहीं बोल सकते। तब आप उन्हें देखते थे तो कैसा लगता? मुझे लगता था मतलब नेता हैं, ज़मीनी से जुड़े नेता। आज लगता है मतलब सबसे बड़े फ्रॉड अगर कोई हैं तो ओम प्रकाश राजभर जी। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है नोएडा में। दरअसल आपने 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा जो एक बड़ा एक अपडेट सुना होगा कि जिसमें सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में आखिरकार 8 साल बाद एक हलफनामा ऐसा दाखिल किया गया, जिसके बाद से 69,000 शिक्षक भर्ती के वो तमाम अभ्यर्थी जो आरक्षण को लेकर सड़कों पर थे, जिन्होंने लखनऊ में तमाम उन प्रतिनिधियों को जो है पकड़ रखा था, उनके आवास पर जो है प्रदर्शन कर रखा था, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे, उनमें कहीं ना कहीं खुशी नजर आई। लेकिन क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में आज हुआ, क्योंकि हलफनामे के बाद आज बहस भी हुई, क्या कुछ बहस में निकला और हम समझेंगे ये 69,000 शिक्षक भर्ती का आरक्षण का ये मामला जो है पूरा है क्या, किस तरह से टेक्निकल चीज़ें इसमें हैं। जो भर्ती, जिस प्रकार से सरकार ने कहा कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी, तो सरकार अगर किसी को वैकेंसी या किसी को नौकरी दे रही है तो वो किसको दे रही है, कितने पदों पर आई है, इन सब पे समझने के लिए हम सीधे चलते हैं अमरेंद्र पटेल के पास, जो कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट और यहाँ तक कि प्रदर्शन भी करते हुए आपने इनको देखा है। अमृत, स्वागत है आपका यूपी तक पर। बहुत धन्यवाद, आपने समय समय पे इस मुद्दे को उठाया है। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण में पूरा मामला ये था कि जब 69,000 शिक्षक भर्ती हुई तो हम लोग ऐसे कैंडिडेट थे जो मतलब अपने हमको लग रहा था कि हम इस नौकरी में होने चाहिए थे, और मुझे बिना कारण बताए इस नौकरी से बाहर कर दिया गया। हम लोगों ने शुरुआत में क्वेरी किया, जितने बीएसए हैं, जिला के बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, सब लोगों के यहाँ हम लोगों ने गए, लिस्ट निकलवाई। शुरुआती दौर में ये लगा कि नहीं, जो रिज़र्व कैटेगरी के लोग हैं उनको बाहर कर दिया गया। हम लोगों ने इस पूरे प्रकरण को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग में चैलेंज किया। वहाँ लगभग 1 साल सुनवाई हुई और सारे 75 ज़िले के बीएसए वहाँ आए, तलब हुए और सब ने अपना अपना आंकड़ा दिया। और वहाँ जो फाइंडिंग निकली कि लगभग 6,800 और एससी के कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको नौकरी नहीं मिली है। हम लोगों ने फिर आयोग की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट को लेकर के लगभग 1.5 साल लखनऊ की सड़कों पे आंदोलन किया, क्योंकि 2022 में चुनाव था और सरकार रिजर्वेशन विरोधी अच्छा, इस पे हम एक बार फिर से इस पे जो है विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दर्ज होने के बाद आज बहस का दिन था। आज यानी कि जो तारीख है, आज 28 तारीख है, तो बहस के दौरान क्या कुछ हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में? हाँ, देखिए, एक सुनवाई पीछे 21 को पहले हेयरिंग लगी थी, तो उस पर सरकार ने एक एफिडेविट दिया। उसमें ये माना कि 8,200 समथिंग सीटें हैं जिसमें रिजर्वेशन का स्कैम हुआ, और सरकार ने एक्सेप्ट किया कि हम ऐसे लोग हैं जो 8,200 एलिजिबल लोग हैं, उनको हम नौकरी देना चाहते हैं, बशर्ते
69,000 शिक्षक भर्ती की पूरी सीटें फुल हो चुकी हैं, 67,867 जो बता रहे हैं योगी अच्छा, आदित्यनाथ इसको जी। समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि इजीली जो है इसको आप लोग ताकि समझ जाएं, ये लिखकर जो है हम कुछ इसमें डेटा लाए हैं। तो जो हलफनामा जो एफिडेविट जो दर्ज किया मतलब दाखिल किया गया सुप्रीम कोर्ट में, उसके हिसाब से सरकार कहती है कि ये जो आंकड़ा है 67,867 ये शिक्षक नियुक्ति हो चुकी है ना। जी जी बिल्कुल। और एक्चुअली मेन कंसर्न ये है कि जो ये 67,867 है, ये 8200 ओबीसी एससी के कैंडिडेट या फिर आंसर की के कैंडिडेट इसी 67,867 में होने चाहिए। अच्छा, ये जो आंकड़ा है 8200 की नई लिस्ट दे रहे हैं ये एफिडेविट में, ये बेसिकली इसी 67,867 के पार्ट हैं। अब चूंकि 67,867 लोग नौकरी कर रहे हैं, तो सरकार ये चाह रही है कि इनको न डिस्टर्ब किया जाए। ये जो 8200 सीटें हैं, आंसर 1200 इसमें आंसर की के हैं और 4900 लगभग 5000 इसमें वो लोग हैं जो मतलब काउंसलिंग समय समय पे नहीं कराए, उनको मतलब 2-3 बार मौका मिला लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से काउंसलिंग नहीं करा पाए। जब लिस्ट को रिविजिट किया जाता है तो वहाँ तो ये नहीं देख सकते कि आप जो छूटे हैं सबका नंबर आएगा, चूँकि वो कंप्यूटर में होता है। तो इसमें 4900 ऐसे लोग हैं, बाकी 3032 ऐसे लोग हैं जिनको रिजर्व कैटेगरी के लोगों को नौकरी रिजर्वेशन घोटाला की वजह से नहीं मिला था। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ समझना चाहूँगा। 69,000 सहायक शिक्षक की भर्ती थी, 69 में से 67,000 लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, बाकी हाँ नहीं, एक्चुअली रिजर्वेशन जब फ्लो होता है, जैसे 69,000 की भर्ती है, जब उस पर रिजर्वेशन रूल लगाए जाते हैं, रिजर्वेशन फार्मूला लगाया जाता है, तो या तो जैसे 69,000 से आगे बढ़ जाएगा, जैसे 69,262 हो जाएगा, या मेरिट के हिसाब से। मेरिट के हिसाब से, मतलब उसमें जनरल ओबीसी एससी एसटी सबको जब मैनेज करना है, जब उसका जिला वरीयता होता है, तो या तो आगे बढ़ जाएगा या तो कम हो जाएगा। तो यही था, ये 69,000 में जब फॉर्मूला लगाया गया कि तो 67,867 लोग ही हुए। हालांकि इसे 3 काउंसलिंग में मोस्ट प्रोबेबली 69,000 सीटों को भर दिया गया था। ठीक है। हाँ, तो अब जो कंसर्न फंस रहा है, क्योंकि रिजर्व कैटेगरी के लोगों के लिए हाई कोर्ट ने 13 अगस्त को हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कि नहीं, ये जो पूरी लिस्ट है उसे क्वैश कर दिया। कहा कि नए तरीके। कौन से साल की बात है ये? 2024 में, 13 अगस्त 2024 में। अब जैसे अब ये तो हमने बेसिक समझ लिया कि इतनी जो है 69,000 शिक्षक भर्ती थी, इतने बच्चे जो है वो इसमें नौकरी कर रहे हैं इस वक्त। सरकार का हलफनामा कहता है कि 8,270 अभ्यर्थियों की जो सूची है वो पेश की गई है। हाँ, इतनी जो है हम भर सकते हैं। ये भर नहीं सकते, ये योग्य अभ्यर्थी हैं, इनको नौकरी देना चाहिए था 67,867 की सूची में। अच्छा, ये भरने वाली नौकरी वाली बात है ही नहीं अभी। नहीं, ये कोई अलग से कोई दया नहीं दे रहे हैं, कोई अलग से मतलब उपहार नहीं मिल रहा है। ये हम लोगों ने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़के जीती है, सड़कों पे आंदोलन करके ये हम लोगों ने लड़ाई जीती है। ये हम लोग एक्चुअल अपॉइंटीज़ हैं। मैं इस भर्ती का पार्ट हूँ। आज मुझे नौकरी 7 साल पहले पा जाना चाहिए था। दरअसल इसमें गड़बड़ी योगी आदित्यनाथ जी की नहीं है, इसमें गड़बड़ी उन भ्रष्ट अधिकारियों की है जो ये 8200 आज डाटा निकाल पा रहे हैं। ये इनको पहले समझ में आ जाना चाहिए था कि 8200 लोग जब एलिजिबल, भाई उनके पास कंप्यूटर एक फार्मूला क्लिक किए तुरंत निकल जाएगा कि इतना, ये जान रहे थे, लेकिन ज़बरदस्ती कर रहे थे। लेकिन हम लोग भी ऐंठे थे, हम लोग भी, चूँकि सारी फाइंडिंग हम लोगों ने किया था, हम लोग एडवोकेट भी हैं, हर एक तरीके से हम लोग जान रहे थे कि अगर हम सही हैं तो कितना लंबा हमारा परीक्षा होगा। तो फाइनली सरकार जान गई कि ये लोग पीछे नहीं हटने वाले, और इन्होंने 8270 लोगों को, ऐसे लोगों को कहा कि नहीं 8200, पहले 6800 की लिस्ट आई थी। हाँ, पहले 6800 क्या है? क्योंकि आंसर की प्रकरण पे भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जो एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन वो मिसप्रिंट हो गया था, तो उस पर क्या एक कॉमन नंबर दिए कि भैया ये क्वेश्चन है, इस पर सबको नंबर मिलेगा। तो उससे एक नंबर से 1200 लोग और पास हो गए हैं, तो 1200 और मेरिट में आ गए। तो इसमें 8200 में 1200 वो लोग भी हैं और बाकी जो लोगों ने काउंसलिंग नहीं कराई वो लोग हैं। तो ये कुल मिला के जो आज अधिकारियों को समझ में आ रहा है, ये बहुत पहले आ जाना चाहिए। मैं तो कहूँगा, मैं ये कहूँगा जैसे ये जो नंबर है 8,270, ये मतलब एक तरह से आयोग ने माना है कि ये योग्य हैं, इन्हें नौकरी मिलनी चाहिए। तो अभी कोई वैकेंसी नहीं निकली, कोई ऐसे है नहीं कि मतलब ये बच्चे कहाँ जाएंगे।
हाँ, नहीं अभी तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से आके सरकार सरेंडर कर गई है। सरकार कह रही है कि हम ऐसे लोगों को नौकरी देना चाहते हैं, बशर्ते चूँकि सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है 69,000 शिक्षक भर्ती में 69,000 से एक भी पद आप नहीं भर सकते हो। अगर आप एक भी पद भरना चाहोगे तो उस पर रिजर्वेशन फ्लो न्यू वैकेंसी होगी, जो नए अभ्यर्थी जो बीएड बीटीसी कर रहे हैं, जो उनका गिरेबांस बन जाएगा कि इसमें हमें भी नौकरी देना चाहिए। तो ये 69,000 अभ्यर्थी जो फॉर्म भरे हैं, जो पास हैं, जो 1,41,000 में जो पास है, वही उन्हीं एलिजिबल कैंडिडेट को मिल रहा है। तो सरकार कहीं ना कहीं फंसती दिख रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में कह रही है कि हम देना चाहते हैं, चूँकि सुप्रीम कोर्ट को पावर है। आज की सुनवाई में हम लोगों ने अपनी पक्ष की तरफ से सारे लोगों की सहमति बनाते हुए ये सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से हम लोगों ने अपने एडवोकेट के द्वारा ये कहवाया कि 142 का पावर है सर, मतलब कोर्ट को स्पेशल पावर होती है कि अगर कहीं घोटाला गड़बड़ी हो गई या कोई मतलब वंचित रह गया या किसी को न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट अपने सुप्रीम पावर 142 अनुच्छेद का उपयोग करके उनको वहाँ एडजस्ट कर सकती है। तो आज हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है और जज साहब ने भी ये कहा है कि नहीं, सब लोग सहमति बना लीजिए। अगर 8200 सीट गवर्नमेंट दे रही है तो अगर सबकी सहमति होगी तो कोई बहस नहीं होगी, यही मामला ख़त्म हो जाएगा। 142 का पावर का उपयोग करके हम 8200 सीटों पे कर देंगे। हमारे एडवोकेट मनदीप कालरा जी को नोडल काउंसिल बनाया गया है और उनसे ये कहा गया है कि आप सारी जितनी पार्टी रिस्पोंडेंट, पिटिशनर्स और थर्ड पार्टी जितनी पार्टी हैं, सबसे बात करके एक कंसर्न बन जाए, एक समझौता है थ्रू। क्योंकि गवर्नमेंट की बात पे तो जैसे हम लोग रिस्पोंडेंट हैं, तो हम लोग की भी बात सुननी पड़ेगी। अगर हम लोग रिस्पोंडेंट परसू करेंगे तो हो सकता है गवर्नमेंट की इस एफिडेविट को मान लिया जाए। और सबसे बड़ा इसमें 8200 में भी अगर ये लोग कर रहे थे तो जो अभी इशू फंस रहा, नहीं तो 21 को ही ये एफिडेविट एक्सेप्ट हो गया होता और दैट्स इट, मामला सॉल्व हो गया होता। 8200 में 4900 समथिंग लोग ऐसे लोग हैं जो लोग कई काउंसलिंग्स नहीं कराए हैं। तो जो नहीं कराया है, 2-2, 3-3 काउंसलिंग हुई, नहीं कराया, इट मीन्स कहीं ना कहीं भर्तियों में सेट हो गए। तो गवर्नमेंट को ये 4900 डाटा जो ओबीसी एससी के लोगों से भरना चाहिए था, गवर्नमेंट ने फिर गेम खेल दिया कि 4900 लोग काउंसलिंग कराने आएंगे नहीं और हमको 3200-3500 सीटों पे धीरे से समेट देना होगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी गवर्नमेंट से कहूँगा, अगर इस मामले को ख़त्म करना चाहते हैं, ये 4900 जो ओबीसी एससी की सीट है, इनको पूरी तरीके से उनको हटा करके 4900 ऐसे लोग हों जो वाकई में जो परेशान हैं, पीड़ित हैं, जो संघर्ष कर रहे थे। इससे ईजी टू वे हो जाएगा। और हम लोग के एफिडेविट में, हम लोगों के रिटर्न आर्गूमेंट में भी यही कंसर्न है कि आप अगर करना चाहते हो तो सीधी साफ बात है, ये 8270 सीट है जो ओबीसी एससी को आप देना चाहते हो, वो पूरी तरीके से दो। ये जो 4900 सीटें हैं गोल मोल कर रहे हैं, ये सब गलत है। अभी भी अधिकारी कर रहे हैं। मैं योगी आदित्यनाथ जी से भी कहूँगा कि इन अधिकारियों को दंडित करें। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो चीज़ें आज इनको याद आ रही हैं, ये इनको 7 साल पहले याद आ जानी चाहिए थी। और अगर जैसे यहाँ पर जो आपने बताया कि 8270 ये एलिजिबल कैंडिडेट ये तभी नौकरी पा सकते हैं जब कोर्ट में स्पेशल पावर अपना इस्तेमाल करके 69,000 वाली भर्ती में ही इन्हें एडजस्ट करें। लेकिन अभी कोई ऐसा एडजस्टमेंट हुआ नहीं है। नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ। ये अभी तो कुछ नहीं हुआ। सरकार ने एक कंसर्न किया है कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ। हाँ, ये बच्चे एलिजिबल हैं, इनको मैं करना चाहता हूँ। ये तो कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट करे ना करे। कोर्ट जैसे अभी जैसे मोस्ट प्रोबेबली भर्तियों में होता है कि जैसे जो हाई कोर्ट के आदेश को उसी को रिपीट कर देता है। तो हाई कोर्ट का जब आदेश होगा, जब रिपीट होगा, तो जो 13 अगस्त का आदेश है वो सीधा कहता है कि पूरी लिस्ट को क्वेश कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए और नए तरीके से पूरी लिस्ट बनाया जाए। तो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है उसके बाद। लेंदी। हम लोग भी देखिए, इतना लंबा समय हो गया, हम लोग भी ये चाहते हैं कि जो जनरल वर्ग के अभ्यर्थी किए उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने कोई जाली सर्टिफिकेट नहीं दिया है। हम लोग उनके साथ हमेशा हैं, चूँकि वो भी हमारे साथ पढ़े हैं, हमारे साथ संघर्ष किए हैं। हालांकि वो नौकरी कर रहे हैं, हम लोग नौकरी से बाहर हैं, हम लोग एलिजिबल होते हुए भी नौकरी, तो हम लोग नहीं चाह रहे हैं। उन्होंने कोई जाली सर्टिफिकेट नहीं दिया है, हम लोग भी चाह रहे हैं उनकी भी नौकरी लगे, हमारा भी मामला सॉल्व हो जाए। इस वजह से हम लोग बीच का रास्ता निकाल रहे हैं कि 8270 ओबीसी एससी कैंडिडेट को दे दिया जाए और उनको भी वहीं रखे रह जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब जैसे अब शुरुआत में आते हैं, जैसे जब ये भर्ती आई थी 69,000 शिक्षक भर्ती, तो इसने प्रोसेस किया, जैसे आप काउंसलिंग बता रहे हैं, तो कैसे कैसे क्या होता, क्या स्टेप्स थे? हाँ, 69,000 शिक्षक भर्ती की आई, दो काउंसलिंग पहले कराई गई। आधा इस भर्ती के लिए पहले आपने एक पात्रता परीक्षा दी होगी। इस भर्ती के लिए पहले टेट की परीक्षा देनी होती है। फिर इस बार उत्तर प्रदेश में सबसे
पहली बार ये हुआ कि सुपर टेट का एक एग्ज़ाम होगा। तो जो इस एग्जाम से अध्यापक पहले पात्रता, हाँ, इस एग्जाम से पहले सुपर पहले टेट टेट होता है। टेट में अगर आप पास हैं, इसके बाद आप सुपर टेट के लिए एलिजिबल होते हैं। उसको अध्यापक पात्रता परीक्षा कही जाती है। हाँ, अध्यापक पात्रता परीक्षा में आप भरेंगे, उसमें पास होंगे। देन आपका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड हो या बीटीसी हो, हाँ, इसका एक मतलब 5% सबका क्वालिटी पॉइंट है। जैसे आपने, मेरिट बनती है। हाँ, जैसे आपका 60% हाई स्कूल में है तो उसका 5%, ऐसे सबका 5-5% लेकर के एक क्वालिटी पॉइंट बनती है। ठीक है। इसके बाद आप जब इसमें पास हो गए तो क्वालिटी पॉइंट बनेगी। उस क्वालिटी पॉइंट कट ऑफ में आप आएंगे तो आपको नौकरी दी जाएगी। ठीक है, तो इसकी काउंसलिंग फिर क्या है? हाँ, तो वो मतलब काउंसलिंग तो जैसे ज़िले पे काउंसलिंग होती है। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए मैं कैंडिडेट हूँ, 69,000 शिक्षक भर्ती कैंडिडेट हूँ, मैंने ये सब क्लियर करने के बाद ये मेरा सब कुछ मेरिट वेरिट सब कुछ हो गया, उसके बाद ज़िले स्तर पर भी एक मेरिट बनती है। बेसिकली ये अब मतलब शिक्षक भर्ती मतलब डिस्ट्रिक्ट कैडर की भर्ती होती है, क्योंकि बीएसए ये जनरेट करता है कि हमारे ज़िले में इतने पद हैं। तो जैसे अब हम एलिजिबल हो गए, हमने सारी पात्रताएं पास कर ली, अब मुझे अपने ज़िले पे जा करके काउंसलिंग करानी होगी। अपने इसमें भी आरक्षण होता होगा? हाँ हाँ, बेसिकली यही एक स्टेप ही है कि रिजर्वेशन कहता है कि जहाँ आपको सबसे ज़्यादा लाभ मिले वहाँ रिजर्वेशन को फॉलो किया जाए। जो अभी जनरल कैंडिडेट थे वो कह रहे थे कि इन्होंने टेट में भी लाभ लिया है, इन्होंने सुपर टेट में भी लाभ लिया है। दरअसल वो लाभ नहीं, एक छूट कही जाती है। गवर्नमेंट, जैसे जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, इससे पहले एक 68,500 भर्ती हुई थी। वहाँ जो कट ऑफ थी वो जनरल की और ओबीसी की सेम थी, क्योंकि वहाँ मतलब गवर्नमेंट को इतना नहीं समझ में आया। गवर्नमेंट को विशेष मतलब जैसे होता है ना, गवर्नमेंट लाभ देने के चक्कर में या फिर अपने वोटर्स को लुभाने के चक्कर में ये होता है कि इस बार ओबीसी की मेरिट 69,000 हुई तो ओबीसी की मेरिट अलग थी, हाँ, और जनरल की मेरिट अलग थी, एससी की मेरिट अलग थी। ठीक है, तो इस बार ये सारी चीज़ें छूट होती हैं, इससे रिजर्वेशन में नहीं काउंट हो जाता। रिजर्वेशन रूल 1994 कहता है कि आपको रिजर्वेशन तब देना चाहिए, और हाई कोर्ट ने भी इसको कहा, हाई कोर्ट के डबल बेंच ने भी कहा कि आप रिजर्वेशन तब दीजिए जब उसको उसका डायरेक्ट लाभ मिले, उससे उसकी नौकरी प्रभावित हो। तो जब मेरिट बनती है, जैसे ये सारे क्वालिटी पॉइंट्स को लेकर के, तो यहाँ फाइनल स्टेज पे रिजर्वेशन देने के लिए कहा गया है। ठीक है, अब इसके बाद जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती की बात की जाए, यानी कि आप लोग की बात की जाए, तो जब रिजल्ट आया, तो रिजल्ट आने के बाद कब आपको लगा कि यार ये गड़बड़ कुछ हुआ है इसमें? नहीं, जैसे रिजल्ट आया तो हम लोग के जो क्वालिटी पॉइंट्स थे अच्छे थे। जैसे हमारी 65-55 मेरिट है, और सबसे बड़ा ब्लंडर था कि जो जनरल की कट ऑफ थी और ओबीसी की कट ऑफ थी, इन जनरल मतलब पॉइंट में फ़र्क था। तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। जैसे अभी जो जैसे कितना पॉइंट था वो? हाँ, उस समय था, एक सेकेंड, बोला मेरा फ़ोन दीजिए, मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ। तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये एक आप लोग के सामने जब रिजल्ट आया तो कट ऑफ आप लोगों ने चेक किया, हाँ, और कट ऑफ में देखा कि किस किस कैटेगरी को कितना कट ऑफ जो है वो इसमें है। फिर आप लोग देखिए, को जो उस समय 67,867 चयन सूची कट ऑफ था, जनरल की मेरिट थी 67.11। एक बार मैं कैमरा हाँ, जनरल की जो मेरिट थी वो 67.11 जो पहली कट ऑफ थी। ये पहला कट ऑफ था, हाँ, जनरल का 11 और ओबीसी का 66.73। 66.73, 9 के बराबर अंतर था हाँ, इसमें। बिल्कुल। एससी की 61.0 और एसटी की थी 65 पॉइंट समथिंग कुछ थी। इसके बाद सेकंड मतलब ये फर्स्ट सेकंड काउंसलिंग का था, फिर थर्ड काउंसलिंग हुई। थर्ड काउंसलिंग में 66.49 था और 66.48 था ओबीसी और एससी का 59। इसके बाद जब 6,800 की लिस्ट इन्होंने दिया, तब कट ऑफ फिर चेंज हुई। आप नहीं, इस पे हम बाद में आते हैं, हाँ। लेकिन पहले जैसे कि आपने देखा कि इसमें कट ऑफ जो है हाँ, ये वो ऐसे थी। है। अब तो इसमें आप लोगों ने कैसे फिर मतलब निकाला कि ओबीसी को जो है आरक्षण पूरा नहीं मिला, 27% जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला? हाँ, एक्चुअली क्या था कि जैसे जितने बच्चे ओवरलैप होने चाहिए थे ओबीसी के, उतने बच्चों का ओवरलैप नहीं हुआ। जब हम लोगों ने ओवरलैप जैसे बहुत आसान भाषा में समझाइए। ओवरलैप जैसे क्या होता है कि अगर कोई ओबीसी का बच्चा है, जनरल के बच्चे के बराबर उसका नंबर आता है या जनरल बच्चे के बराबर से ज़्यादा, ठीक है, तो वो जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाना चाहिए था। काउंट हो जाते हैं हाँ, जनरल के। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि जो बच्चा ओबीसी का था और जनरल के बराबर या जनरल के ज़्यादा नंबर पाया था, उसको उसका जिला देने के चक्कर में, उसका मतलब जिला देने के चक्कर में उसको उसके कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया गया।
अच्छा, जिला अब कैसे इसको समझाएंगे और आसान से? जैसे बहुत आसान तरीके, जैसे मैं इलाहाबाद का छात्र हूँ ठीक है, और मैंने इलाहाबाद के मतलब मैंने ओवरऑल मेरिट में मैं जनरल में फ़ाइट कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन जब मैं इलाहाबाद में मतलब चूँकि प्रेफ़रेंस भरा जाता है कि आप 10 ज़िले का प्रेफ़रेंस भरिए या डिसेंडिंग ऑर्डर जहाँ आप में। नौकरी करना हाँ, चाहते हाँ, हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में 75 ज़िलों तो को आप आपने भरिए। इलाहाबाद सबसे पहले जैसे भरा। मैंने अपना इलाहाबाद भरा। अब मैं चूँकि ऑल ओवर मेरिट में जनरल में आता हूँ। हाँ, जनरल में काउंट हो रहे हाँ, थे आप। जनरल में काउंट हुए, लेकिन जो वहाँ मतलब ज़िला प्रेफ़रेंस था, उसमें जब वहाँ मतलब बीएसए ने देखा कि ये इनका कट ऑफ इतना है, लेकिन जो यहाँ जो इलाहाबाद ज़िला पाएंगे उनका कट ऑफ जनरल वाले मतलब उस जनरल कैटेगरी में मैं नहीं पा रहा था। तो मैं अपनी अगर ओबीसी कैटेगरी में आऊँगा तो सबसे ऊपर आऊँगा। अच्छा, वैसे आप जो है मेरिट आपकी जनरल कैटेगरी में चलेगी, लेकिन जब आप प्रेफरेंस में गए और प्रेफरेंस में आपने प्रयागराज डाला था, तो प्रयागराज में नंबर 1 जब जनरल के अलावा जो कैटेगरी वाइज था ओबीसी में आप नंबर 1 पे थे। हाँ, तो ना यहाँ आपको कैटेगरी में हाँ, जोड़ दिया। कैटेगरी में हमें शिफ्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, एमआरसी कहता है हाँ कि अगर आप मतलब जनरल की सीटें जो खाली हुई ओबीसी की, वो नीचे से एक ओबीसी का बच्चा उसमें होना चाहिए था, वही गेम हो गया। जो अधिकारी अच्छा, अब थे। जैसे आप जो है अब ओबीसी वाले में कैटेगरी में चले गए, हाँ, मैं ओबीसी तो में आ गया। यहाँ जो जनरल वाले में जो पोजीशन खाली हो गई उसमें आप बता रहे हैं कि हाँ, यहाँ उसमें खेल हुआ। हाँ, यहाँ खेल हुआ। बेसिकली इसमें क्या था कि शिक्षा मित्र थे इसमें, मेन आपको और मैं विशेष शिक्षा मित्र थे, उनको 25 अंक भारांक मिल रहा था। जैसे हमारा मेरिट 65-55 है, अगर सपोज दैट मेरिट मेरा 65-55 है, अगर मैं शिक्षा मित्र होता तो 25 अंक मेरे एक्स्ट्रा बढ़ जाते। तो मतलब जनरल नहीं, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ पे हूँगा मैं, मतलब जनरल के भी हाईएस्ट कट ऑफ पे। तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली 14,000 15,000 शिक्षा मित्र थे, एग्जैक्ट नंबर नहीं है ये, लेकिन जो जो शिक्षा मित्र थे जो पास हुए, जैसे वो शिक्षा मित्र इस भर्ती में पास बस हो जाता, उसको कुछ भी उसका क्वालिटी पॉइंट हो, लेकिन 25 अंक उसको भारांक मिलता, तो वो टॉप पे रहता। तो वो सारे जनरल में चले गए, लेकिन उनको जिला देने के चक्कर में सबके सब डाउन हो गए। तो सारी ओबीसी की सीटें ऐसे ओबीसी एससी की सीटें भर गई। अच्छा, तो इस तरह से जो है ओबीसी की सीटें जो है निकल गई। हाँ, मतलब जिसे ओवरलैपिंग कहते हैं, वो ओवरलैपिंग पूरी तरीके से नहीं हो पाई। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो जनरल से आप ओबीसी वाले में गए थे कैटेगरी में, तो जनरल वाला पोजीशन खाली हो गया था ना, फिर वहाँ क्या हुआ? नहीं, तो वहाँ वहाँ किसी उस मतलब नीचे से जो जैसे कट ऑफ है वो डाउन करके, जब कट ऑफ डाउन होगी तो ओबीसी का बच्चा वहाँ माइग्रेट करना चाहिए, लेकिन वहाँ ओबीसी का बच्चा माइग्रेट नहीं हुआ। बेसिकली क्या हुआ, तो इस पूरे भर्ती में शिक्षा मित्र होने की वजह से और ओबीसी के ज़्यादा बच्चे होने की वजह से, जैसे अभी आपने विधानसभा में भी देखा होगा, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि मैंने 42,000 ओबीसी को इस नौकरी में दे दिया, कहीं रिजर्वेशन स्कैम नहीं हुआ। रिजर्वेशन रूल 1994 कहता है कि भाई जो पात्र जो मतलब योग्य अभ्यर्थी हैं, जनरल या जनरल से ज़्यादा नंबर पाएंगे वो जनरल में ही रहेंगे। तो आप उनको नहीं, मैं 100% इस भर्ती में चाहें तो ओबीसी एससी हो सकते हैं, क्योंकि जो 50% सीट होती है, 50% तो रिजर्व होती है, जो 50% सीट है अनरिजर्व कैटेगरी, अनरिजर्व में कोई ये नहीं है कि उसमें जनरल रहेगा। अभी आज एक मान्यता हो गई है कि उसको लोग कह देते हैं कि नहीं ये जनरल की सीट है। जनरल हम बोल ही नहीं सकते, कॉन्स्टिट्यूशनली जनरल हम उसको बोल ही नहीं सकते, उसको अनरिजर्व कैटेगरी, अनारक्षित सीट। अनारक्षित में जितना जिसकी योग्यता होगी, अभी मैं जैसे अगर इसमें सही तरीके से अगर मतलब मान लीजिए इसमें पूरे 69,000 में 67,867 लोग ओबीसी एससी के हो सकते हैं। अगर जैसे उनके नंबर उतने कैटेगरी से मान लीजिए 10 लाख लोग एग्ज़ाम दिए, 10 लाख लोगों में 1,44,000 पास हुए, 1,44,000 ऐसे लोग हैं, 1,44,000 में 67,860 ऐसे लोग हैं जिनकी मेरिट मतलब एकदम हाई है, जनरल का कोई बच्चा नहीं पा रहा है। सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ओबीसी को बहुत ज़्यादा दे दिया। जब तक ये रिजर्वेशन रूल 1994 है तब तक ये चीज़ें अभी लागू हैं, अभी उत्तर प्रदेश में यही रूल चल रहा है। हाँ, चलिए अब आते हैं इस मैटर पे, ही तो हम समझ गए। लेकिन जिस प्रकार से सरकार ने हलफनामा जो अपना दिया है 8,000 को बता रहे हैं कि ये पात्र लोग हैं, इनको हम नौकरी देना चाहते हैं, तो ये नौकरी अब देंगे कैसे? क्योंकि ये तो सिर्फ एलिजिबिलिटी, अभी वैकेंसी तो आई नहीं है। हाँ, बिल्कुल ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और क्योंकि ये साथ साथ ये भी कह दिया गया है कि जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन्हें निकाला नहीं जाएगा, तो खाली होगी नहीं, लेकिन 8,000 फिर ये पद भरेंगे कहाँ? देखिए, इसमें सरकार की मंशा स्पष्ट है। सरकार तो मतलब ये कह रही है कि हम देना चाहते हैं। इट मीन्स अपने वोटर को, जो बैकवर्ड दलित लोगों की सीट है उनको एक संदेश दे दी कि नहीं,
उल्टा जो जनरल वर्ग के अभ्यर्थी काम कर रहे हैं उनको भी ये कह दिए कि नहीं, हम आपको निकालना भी नहीं चाहते। तो देना भी चाहते हैं, निकालना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, बेसिकली सबसे मेन पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है 142। हाँ, उसमें क्या कर सकती है कि अगर वो ये जान ले कि नहीं, अगर ये गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करे कि मुझसे गलती हो गई है, हालांकि एफिडेविट ऑन एफिडेविट रिक्वेस्ट कर ही रही हैं, ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि हम करना चाहते हैं, मुझसे गलती हुई है। हाँ, लेकिन उसको रिटर्न में नहीं दे सकते कि अगर किसी कोई एक लड़का सटक गया तो सबको जेल जाना पड़ेगा। हाँ, तो लेकिन वहाँ ऐश्वर्या भाटी जी ने ऑन मतलब मौखिक रूप से कहा कि हमसे गलतियाँ हुई हैं और मैं मतलब इस 8200 लोगों को नौकरी देना चाहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट चाहे तो 8200 जनरल कैंडिडेट के लोगों को निकाल के बाहर कर सकती है। अच्छा। हम लोगों, हाँ, जैसे हाई कोर्ट का आदेश तो अभी यही है, या कह दे कि नहीं, जो हाई कोर्ट का आदेश है वही प्रभावी रहेगा, दैट्स इट। इसका मतलब कि 8200 लोग बाहर जाएंगे, उनकी रोजी रोटी, बेचारे लोन ले लिए हैं, गाड़ी ले लिए हैं, दुनियादारी, ये बेसिकली पूरा फॉल्ट गवर्नमेंट का है, इसमें किसी तो अभ्यर्थी अगर का मान लीजिए ये 8,000 लोगों को अगर नौकरी देनी होगी तो किसी को निकालना पड़ेगा उसमें से। हाँ, 100 जैसे 8000 लोगों को नौकरी देनी तो 8000 जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों को निकलना पड़ेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने तो बकायदा कहा है, योगी आदित्यनाथ कोर्ट थोड़ी नहीं है। उन्होंने कहा है कि नहीं, किसी की नौकरी जाएगी मैं नहीं। फिर कह रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ जी कोर्ट नहीं है। आज जैसे हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया था ना, तो इनको निकालना पड़ता, अन्यथा की स्थिति में योगी आदित्यनाथ जी जेल जाते। चौटाला जी जेल गए थे ना, 4-5 हज़ार का घोटाला था, वो जेल गए थे, ये भी जेल जाएंगे। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दे कि नहीं ठीक है, हम नियम कानून से चलेंगे। भाई जैसे एक सीट है, 69,000 की एक सीट है, तो 69,000 ही लोग बैठेंगे ना। 69,000 में 72,000 तो नहीं बैठ जाएंगे, या एक सीट पे क्या आधा वेतन दे तो देंगे एकदम क्या? सरल भाषा में आप इसको क्या कहेंगे, मतलब ये नौकरी मिलने का है या जिन लोग नौकरी कर रहे हैं वो नौकरी जाने का सीन है, ये क्या है ये सीन? नहीं, देखिए, ओबीसी एससी के जो कैंडिडेट हैं उनको तो नौकरी देना पड़ा, ऑन रूलिंग है, ऑन रूलिंग है। हम लोग ये नौकरी मिलेगी? हाँ, 100% में कोई दो राय नहीं है। हम लोग लड़ाई लड़े, हम लोग ये जानते थे, नहीं तो इतनी बड़ी लड़ाई कोई नहीं लड़ सकता था। अगर आपको ये ना पता हो कि हम सही नहीं हैं, मेरे मन में अंदर हो कि नहीं यार, ये तो कुछ दिन लड़ाई लड़ सकते हैं, झूठा हवा पानी बना, लेकिन हम लोगों को ये एग्जैक्ट पता था कि ये सीटें हैं, इतना आएंगी। पहले तो 6800 आई थी, आज 8200 आ रही हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं हमारी उम्मीद से ज़्यादा आ रही हैं। तो हम लोग तो बिल्कुल निश्चिंत हैं। आज नहीं लगेगी, 1 साल बाद सुनवाई होगी, 1 साल बाद लगेगी, 2 साल बाद लगेगी, 3 साल बाद लगेगी हमारी नौकरी। लेकिन वो जो लोग जनरल वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके ऊपर पूरा मतलब वो उनके ऊपर मानसिक प्रेशर बना हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट हमको निकाल देगा, सुप्रीम कोर्ट हमको रखेगा नहीं रखा। और हम लोग सुप्रीम कोर्ट से ये भी परसू कर रहे हैं कि हमें हमारी सीटों पे 69,000 में जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, रिजर्वेशन की सीटें हैं, हमें हमारी उस सीटों पे फिक्स किया जाए। जो जनरल वर्ग के अभ्यर्थी हैं उन अभ्यर्थियों को एज ए चाहे गेस्ट टीचर हो, गवर्नमेंट चाहे तो मतलब कैबिनेट से पद, जितने से 8200 पद है, 8200 पद एक्सटर्नल इसी भर्ती के नाम पे स्वीकृत कर सकती है, अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो तो। लेकिन ये बड़ा पेचीदा मामला है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ये खबर आई उसके बाद से उन अभ्यर्थियों में भी खुशी थी जो ऑलरेडी इसमें नौकरी कर रहे हैं कि हाँ भाई अब हमारी नौकरी जाएगी नहीं, सेटिस्फैक्शन है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी है कि अब ये आखिर पद जाएंगे कहाँ? नहीं, बेसिकली कोई गवर्नमेंट नहीं डिसाइड कर सकती। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसी वजह से होता है कि किसी के साथ गलती हो तो उसके न्याय मिले। दरअसल ये हम पॉलिटिकल इश्यूज़ के चक्कर में ये कह देते हैं कि नहीं, फलाने को हम नौकरी दे रहे हैं, फलाने की नौकरी नहीं छीनेंगे। ये योगी आदित्यनाथ जी या उनकी सरकार या उनके मंत्री ये डिसाइड नहीं कर सकते किसको नौकरी देना है, किसको नहीं नौकरी देना है। ये लोग अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखे हैं, अपनी मंशा को जता दिए हैं कि हम आपकी नौकरी नहीं लेना चाहते या आपके साथ छेड़छाड़ नहीं चाहते। ये कोर्ट डिसाइड करेगी। हाँ, कोर्ट डिसाइड करेगी कि आप एलिजिबल हैं तो रहेंगे, एलिजिबल नहीं है तो नहीं रहेगा। मान लो कोर्ट मूड में नहीं है, कोर्ट कहेगी बताओ ये 7 साल तो से। इसके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं और क्या रास्ते निकल सकते हैं? हाँ, सोल्यूशन यही है कि जो 8200 सीटें आई हैं, इसमें चूँकि रिजर्व कैटेगरी के लोगों की सीटें हैं, उनको पूरी तरीके से माइग्रेट कर दिया जाए और जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो भी करते रहें। बस यही एक है, आपसी सहमति से। कैबिनेट में पास करने के हाँ, इसके नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगा उसके बाद ये लोग कैबिनेट में अलग से उसको पद सृजित करना पड़ेगा। कैबिनेट के पास तभी पावर है। हाँ, या फिर 1000, 2000, 1500 पद कर सकते हैं जो विज्ञापन के हिसाब से। हाँ, बाकी पूरा सुप्रीम कोर्ट पे ही दारोमदार है। सुप्रीम कोर्ट करती क्या है उसी पे ये सारी चीज़ें होनी है। अच्छा अमरिंदर, हम ये तो हमें पता है कि आप इस मतलब भर्ती के अभ्यर्थी भी रहे हैं, इसके बाद वकालत में आ गए हैं आप, तो जी। अब वकालत करने लग गए हैं। हाँ, बेसिकली क्या है, अब भाई रोजी रोटी के लिए कुछ ना कुछ तो करना। एक लंबा समय था, हम लोगों ने संघर्ष करते करते और वकालत को बहुत पास से देखा। तो इसके पिटिशनर आप भी हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल हैं।
हम लोग हाँ पिटिशनर्स हैं। हाँ बेसिकली हम मतलब लोग क्या ऐसा तो नहीं कि मतलब इस भर्ती ने आपको कोर्ट तक पहुंचाने के बाद ये भी बता दिया कि एक बार वकालत भी ट्राई कर, आप वकील ही बन नहीं गए? नहीं मैं आपसे मतलब कहना चाहूँगा कि युवाओं को मतलब कानून की जानकारी होनी चाहिए। हम लोग मतलब ऐसा नहीं है कि कोई शौकिया आ गए थे, संघर्ष करते थे। जैसे हम लोग हाई कोर्ट में लड़े, हाई कोर्ट में 4 साल लड़े, फिर डबल बेंच में लड़े, फिर आके यहाँ सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। तो सारी चीज़ें प्रोसीडिंग तो देख ही रहे हैं। और पीछे जो पिटिशनर्स होता है वही संघर्ष करता है। सीनियर्स एडवोकेट को जो हम मॉडरेट करेंगे वही वो करेंगे। तो सारी चीज़ें हम लोग 3 साल LLB किए, फिर रजिस्ट्रेंट लखनऊ हाई कोर्ट में हम लोग बैठने लगे। तो अच्छा लगता है। अब तो मतलब ये है कि मतलब हम लोग कानून के जानकार भी हो गए हैं। तो जैसे अभी कोई इन जनरल अभ्यर्थी होता तो जैसे सरकार कही कि फलाना, जैसे ये बात मैं जवाब दे रहा हूँ, अगर कोई अभ्यर्थी कोई ओनली अभ्यर्थी बात कर रहा होता तो कहता नहीं ठीक है, उनका भी ठीक है, मेरा भी ठीक है। लेकिन नियम कानून से यही है कि अगर हमें रख रहे हैं तो उनको निकालना पड़ेगा। हाँ ये मतलब ऑन रूलिंग है। ऑन रूलिंग है। हाँ ये कोई सरकार नहीं डिसाइड करती, ये सुप्रीम पावर है, सुप्रीम कोर्ट है। वो जो आदेश करेगी उनको फाइनली मानना पड़ेगा। अच्छा, ये जो कोर्ट तक जाने का संघर्ष है, तो ये कैसे पूरा हुआ? कैसे आप लोगों ने शुरुआत में वकील की फीस भरी? कैसे कैसे किया? नहीं शुरुआत में तो हम लोग भी भाई कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते मतलब ये लगता था कि बहुत लंबे लोगों से मतलब थोड़ा थोड़ा चंदा लेकर के, जो सो मतलब लोग गलत भी बोलते हैं, हम लोगों ने से लोगों से सहयोग ले लेकर के मतलब हाई कोर्ट में अगर आपको हम बताएं तो मोस्टली फीस हम लोग 1.5 से 2 करोड़ भरे होंगे। 1.5 से 2 करोड़? करोड़ शुरुआत में। आप हाई कोर्ट के एडवोकेट को लखनऊ बेंच के देख लीजिएगा कि किन्हीं की फीस 2.5 लाख 3 लाख रुपए पर हियरिंग है। और हियरिंग इतनी बार हुई कि मतलब सोचिए नहीं। अब तो जैसे यहाँ है तो जैसे मैं शुरुआत में हम लोग यहाँ पर हियरिंग लगभग 40-50 लाख देना पड़ता है। अभी जो आज हियरिंग थी उसके लिए भी मतलब कोई एडवोकेट किसी की 8 लाख पर हियरिंग, तो जो कि जनरल की तरफ से वो लोग नौकरी कर रहे हैं तो वो लोग मतलब कम से कम 4-4 5-5 एडवोकेट। अच्छा, सामने से भी? हाँ टॉप मोस्ट चूँकि नौकरी कर रहे हैं, हम लोग बेरोजगार, तो हम लोग कलेक्ट कर एक चंदा कलेक्ट कर करके लोगों को छोटे छोटे अमाउंट करके 2,500 3,000 4,000 ऐसे करके हर डेट पे हम लोग फीस देते हैं। तो ये देखते देखते हम लोगों को लगा कि नहीं यार मतलब एक बड़ा अमाउंट, सर्टेन अमाउंट और बहुत परिश्रम के साथ, तो फिर जानकारी भी हम लोगों को सर्विस मैटर में काफ़ी ठीक ठाक हो गई, तो हम लोग एडवोकेसी में आ गए। अच्छा, अब क्योंकि क्या है कि तमाम मतलब एक तरह से जातियों को लेकर उनके जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर राजनीति कर रहे होते हैं। बाकायदा आप लोगों ने जिस प्रकार से रोड पर, सड़क पर आकर उनके दरवाज़ों के बाहर प्रोटेस्ट किया, नीचे लेटे आप लोग, आपको घसीटते हुए पुलिस वहाँ से ले गई, उन जनप्रतिनिधियों के बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ देखिए, उन जनप्रतिनिधियों को ये जानना चाहिए कि इसके बाद भी जैसे आप आज मंत्री बन के बैठे हो, लेकिन अभी चुनाव आने वाला, आप उन्हीं जनता के पास जाओगे। उनकी बात एटलीस्ट आपको मुख्यमंत्री जी तक पहुंचानी चाहिए थी। और मुझे पूरा भरोसा था कि अगर मुख्यमंत्री जी तक सही सही बात पहुंचती, जनप्रतिनिधि जैसे OBC SC का मामला, जितने OBC SC विधायक मंत्री हैं एक साथ होकर के जाते, मुख्यमंत्री जी से कहते कि मुख्यमंत्री जी ऐसा ऐसा मामला है और इन बच्चों को, लोग डरते हैं भाई। आप जिनकी वोट की ताकत से सत्ता में बैठे हो उन्हीं का काम नहीं कर रहे हो। अच्छा, आप किन किन के पास गए थे आप? अरे हम लोग तो मतलब ये अनगिनत बार, कोई ऐसा नहीं है। आप कोई एक नाम बताइए, ऐसा कोई नहीं है। केशव जी, स्वतंत्र देव जी, अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल, संदीप सिंह, राकेश सचान, मतलब जो अध्यक्ष जी हैं, मतलब सभी के। ओम प्रकाश राजभर? हाँ ओम प्रकाश राजभर, मतलब उनके तो अनगिनत बार हम लोग, वो तो दावा भी करते हैं, झूठा दावा कि हमने मुख्यमंत्री से अभ्यर्थियों को मिलवा दी, कभी नहीं मिलवाए। सब उनका सब मतलब बयानबाजी, वैसे मैंने मुख्यमंत्री तक बैठा दिया, ये कर दिया। कभी मुलाकात नहीं करवाई? नहीं नहीं, कभी नहीं। हम लोगों की 2022 में मुलाकात हुई थी, अपने प्रशासन ने मिलवाया था। उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे सतीश द्विवेदी जी, वो लेके गए थे और तब वो 6,800 की लिस्ट आई थी। योगी आदित्यनाथ जी ने बात को माना था कि नहीं ठीक है, गड़बड़ी हुई है, मैंने चेक कराया है, सुप्रीम कोर्ट के टीम से चेक कराया है और इसमें गड़बड़ियाँ, मैं नौकरी देना चाहता हूँ। हाँ तो कुल मिला के नेता भी सिर्फ वोट की राजनीति के समय जब आता है, अब चुनाव आ गया, सब बोलना शुरू करेंगे जितने सत्ता पर। विपक्ष में अखिलेश यादव जी हमेशा मुखर रहे, चंद्रशेखर आज़ाद जी हमेशा मुखर रहे। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने तो पूरी मजबूती से आंदोलन में, शुरुआती आंदोलन में, जब हम लोग का आंदोलन बहुत कमज़ोर था, बहुत लोग नहीं जानते थे इस भर्ती के बारे में, तो हम लोग के साथ जो चटाई पन्नी होती है 5-5 दिन रात भर वहाँ रहे हैं। अखिलेश जी आज भी अखिलेश जी सदन में 69,000 शिक्षक भर्ती के मुद्दे को उठाया है आज लोकसभा में। हाँ लोकसभा
लोकसभा में आज भी उठाया है। तो हमेशा से मतलब ये रहा कि विपक्ष का हम लोगों को पूरा मतलब सपोर्ट मिलता रहा, समय समय पे ट्वीट्स, हाँ, और मतलब जब हम लोग आंदोलन करते थे उस आंदोलन को देश प्रदेश में पहुंचाने का काम हमेशा करते और करना चाहिए। देखिए, आपकी जो राजनीति है उसके राजनीति के हिसाब से आप आज सत्ता में आ गए तो भूल गए। अभी देखिएगा अनुप्रिया पटेल अभी फिर बोलना शुरू कर दी कि नहीं इन बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना, आज अखिलेश जी बोले सदन में तो अनुप्रिया पटेल जी भी तो वहीं बैठी रही होंगी, उनको भी खड़े होकर कह देना चाहिए हाँ नहीं बहुत गड़बड़ी हुई है। मतलब सत्ता पक्ष के दबाव में आप अपने उन वोटरों को भूल जाओगे, अपनी जाति को भूल जाओगे, जिनकी वजह से आप शासन सत्ता पे बैठे हैं। बताइए, अनुप्रिया पटेल जी पटेल की वजह से ही ना बनाई गई हैं, बैकवर्ड की वजह से ना बनाई गई हैं। ऐसा कोई उनका अलग से एलिजिबिलिटी तो है नहीं। अब आजकल जातीय राजनीति जो फैल गई है कि भाई राजभर हैं तो राजभर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, राजभर जी वो बनेंगे। हाँ, संदीप लोधी हैं, मंत्री बने हैं तो लोधियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हाँ, आशीष पटेल हैं तो पटेलों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। फलाने जाट हैं तो वो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप जानते हैं कि जाति की वजह से उनके लिए लड़ना भी तो चाहिए। मैं कह रहा हूँ अनुप्रिया पटेल जी को ये लोकसभा में जब अखिलेश जी बोले उनके बाद उन पे सहमति न देती, उनके बाद खड़ी होती, कहती हाँ स्पीकर साहब मेरे स्टेट में मेरे बच्चों के साथ बहुत गलत हो रहा है। मैंने सरकार पे 10 बार कहा है, जब चुनाव आता है बोल देंगी कि मैं मतलब लेके रहूँगी, एक भी पद छोड़ नहीं सकती, मैं इनके लिए लड़ाई लड़ी, ये सब कोई बात नहीं। एक्चुअल संघर्ष हम नौजवानों ने किया। हम लोगों ने मैं अपनी कहानी बता दूँ, मेरा जब इस भर्ती में मैं संघर्ष करने आया तो मेरा बच्चा छोटा था, मतलब 3-4 महीने का था। लेकिन हम लोग आंदोलन के चक्कर मतलब मैंने अपने बच्चे का बचपन खोया है, अपने घर परिवार, माता पिता, वाइफ, मतलब सबसे दूर रह के। लेकिन इस आंदोलन जब ये हम लोग नौकरी पाएंगे तो मतलब ये लगेगा कि हमने एक तानाशाह से लड़के, बुलडोज़र वाली सरकार से लड़के नौकरी ली है। आज के समय में जब आपका कोई साथ ना दे, जो आपके वर्ग के लोग हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, वो लोग जब कुर्सियों पे बैठे हों और आपको भूल गए हों, आपको सिर्फ चुनाव में याद करें। 2022 में देखिए याद किए, फिर 24 में लोकसभा चुनाव में सब लोग 69,000 में घोटाला हुआ। हाँ, विपक्ष ने पूरी तरीके से हम लोगों के साथ मतलब वो मदद की, हाँ, जिस भी से। लेकिन सत्ता पक्ष में जो मलाई खा रहे थे उन्होंने कभी कोई मदद नहीं की, मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ। और हम लोगों ने अपना एक बहुत बड़ा टाइम, हमने तो चलो एडवोकेट मतलब लॉ कर लिया उसी के। ओम प्रकाश राजभर जब विपक्ष में थे यानी कि समाजवादी पार्टी के साथ थे तो चिल्लाते थे, बहुत लंबा चिल्लाते थे। चिल्लाते थे क्या? केशव प्रसाद मौर्य जी का वो जीप पकड़ के निकाल लेंगे, उनकी बोलने की हैसियत नहीं। हाँ, अगर केशव जी बोलेंगे तो उनके छतिया पे योगी चढ़ के मारेंगे, पता नहीं, मतलब ब्लंडर अजीब, वो चीज़ें हम नहीं बोल सकते क्योंकि इस भर्ती में केशव जी का भी बहुत अहम रोल रहा है, मैं ऑनेस्टली बताना तब आप उन्हें देखते थे तो कैसा लगता? मुझे लगता था मतलब नेता हैं, ज़मीनी से जुड़े नेता। आज लगता है मतलब सबसे बड़े फ्रॉड अगर कोई हैं तो ओम प्रकाश राजभर जी। मतलब सत्ता के लिए देखिए अपने विचारों सिद्धांतों को नहीं बदलना चाहिए। कल सत्ता बदल जाएगी, ऐसा नहीं है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली है, संवैधानिक रूप से है, लोकतांत्रिक रूप से है। आज सत्ता का मैं देख लीजिए कि कभी बीजेपी ये कहती थी कि नहीं हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते थे, आज युवाओं ने संघर्ष किया, इस्तीफे हो गए। अच्छा, युवाओं की आपने बात की क्योंकि, लेकिन देखा जाए तो 8 साल यहाँ भी युवाओं ने बहुत संघर्ष किया। 69,000 शिक्षक भर्ती हर बार जो है हेडलाइंस में थी, हर बार उनके जनप्रतिनिधियों के जो तमाम नेता थे उनके घर के आवास के बाहर तमाम आप लोगों ने जो है वहाँ पर प्रदर्शन किया, सड़कों पर आप लेटे, आपको घसीटा गया, तमाम चीज़ें हुई। तो क्या वो युवा, क्योंकि अगले साल चुनाव भी है, क्या लगता है कि इस पर क्या रुख करेगा? देखिए, युवा और सबसे बात है पढ़े लिखे लोग हैं, उनको अपने वोट का राइट पता है। अगर आपको भी हम परेशान करें और फिर कहीं हम आपको दिखें तो आप सोचेंगे हटाओ यार क्यों आ रहा है, इसको इसकी तरफ नहीं देखना है। तो वही युवा है, पढ़ा लिखा है। इतनी बार हम लोगों ने लाठियाँ खाई हैं, इतनी बार घसीटे गए हैं, मतलब मैं अनकाउंटेबल, मतलब कभी हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते कितनी बार घसीट के पुलिस। अभी ये देखिए, अभी आप ये देख लीजिए, ये सारे जो स्पॉट हैं अभी हम लोग शिक्षा मंत्री के यहाँ हैं, मतलब अभी पीठ का दिखा रहे, मतलब इस तरीके से उचार के फेंक देते हैं। अच्छा, निशान अभी भी बना हुआ है? अरे अभी हम लोग कितना 22 को किए थे, 25 को आंदोलन किए थे। तो मतलब हद है, मतलब भाई सरकार है, सरकार का आदेश है, पुलिस को करना पड़ता है। तो हम लोगों ने कितनी लाठियाँ खाई हैं, कितना वेदनाएं झेलें, कितनी बार जेल गए हैं।
मतलब इसका अगर हम लोग करेंगे ना, तो आप वही बता रहे हैं कि वो आदमी किसको वोट देगा, आप समझ ही सकते हैं। अच्छा, जिस प्रकार से अब क्या लग रहा है कि जो सरकार का हलफनामा आया है, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव भी है, क्या लगता है ये मतलब एक तरह से देखा जाए तो सबको बिल्कुल मैनेज करने के लिए? हाँ, बिल्कुल भाई, अगर जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट है, जैसे आप जान रहे हैं मैंने आपका पैसा चोरी किया है, तो आप यही कहेंगे ना कि भैया ये ले अपना पैसा रख लीजिए, और ये एक्स्ट्रा है आप उसको भी रख लीजिए। तो नियम कानून तो यही कहते हैं, आपने मेरा पैसा चोरी किया है, ससम्मान वही पैसा मुझको आप मुझे वापस कर दीजिए। लेकिन ये जैसे कोई आया थर्ड पार्टी, कहे कि आप गौरव जी आप भी रख लीजिए, ये अमरेंद्र जी आप भी रख लीजिए, लड़ाई मत करिए। हाँ, अपने फ़ायदे के लिए वही गवर्नमेंट दोनों मतलब हिस्सों को जो है बैलेंस बराबर करना चाहते, लेकिन लेकिन एक अभी भी मैटर फंसा हुआ है लेकिन। हाँ, 100% बहुत ब्लंडर है। मैं तो कह रहा हूँ जो जनरल वर्ग के अभ्यर्थी हैं बेचारे, सब मेरे साथी हैं, हमारे साथ कोलीग हैं, कोई मतलब कोई जूनियर रहा है, सब लोगों से बातचीत होती है, भैया भैया मैंने हम लोगों ने यही एक आज पहल भी, मेरे एडवोकेट मनदीप कालरा ने पहल की कि सारे लोग हैं मैनेज हो करके एक उस पर सर्टेन बन जाए कि पिटिशनर्स का भी, रिस्पोंडेंट का भी, और जज साहब तक हम लोग कंसर्न करें, तो भाई जिनकी नौकरी कर रहे हैं वो भी बचे रहें, जिनकी नौकरी नहीं मिली उनको भी मिल जाए। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि जो 8,200 जो भी आंकड़ा जो आया है लगभग 8,000 का, और जो बता रही है सरकार कि ये लोग एलिजिबल हैं, इन्हें हम नौकरी देना चाहते हैं, लेकिन अभी भी वो रास्ता क्लियर नहीं है, साफ नहीं है कि उन्हें नौकरी मिलेगी। नहीं, ये तो कोर्ट पे डिसाइड है भैया। मैंने अपना पक्ष रखा, आपने अपना पक्ष रखा, अब जज साहब ये हैं, ये डिसाइड करेंगे। आपने कहा कि फलाने का पैसा चोरी किए थे, मैंने कहा इनका पैसा मैंने दे दिया था। अब ये तो जज साहब देखेंगे ना कि कैश लिए थे कि ऑनलाइन लिए थे, कैश लिए, आप कह दिए मान लिया कैश लिए थे, वही कहानी है, मतलब कि वो तो जज के ऊपर है। चलिए, तो शुक्रिया हमारे साथ बात करने, लंबी बातचीत हमारे साथी और अमरेंद्र पटेल, जो कि इस पूरे मामले के पिटिशनर भी हैं और साथ साथ अभ्यर्थी भी हैं, और क्या है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते वकील भी बन गए हैं और वो बाकायदा वकालत करते करते अब आप ये बता रहे हैं कि जो सरकार ने हलफनामा दाखिल किया, जिसके बाद से तमाम उन युवाओं में खुशी की लहर है जो ये सोच रहे हैं कि हाँ भाई हमारी नौकरी भी नहीं जाएगी, और वो ऐसे युवा जिनको लग रहा है कि अब नौकरी मिलेगी, वो भी अभी रास्ता जो है क्लियर नहीं है। सरकार की तरफ से सिर्फ ये माना गया है कि ये पात्रता है, ये अभ्यर्थी जो हैं ये पात्र हैं, इनको हम नौकरी देना चाहते हैं, लेकिन अभी नौकरी कहाँ मिलेगी, वैकेंसी सीट कैसे खाली होगी, क्या 69,000 में ही इन्हें जो है लगाया जाएगा, क्योंकि लगाया जाएगा तो बाकी उतने ही संख्या में अभ्यर्थियों को निकाला भी जाएगा। अब निकालने को लेकर जो पहले ही मुख्यमंत्री ने ये दावा कर दिया है कि वो किसी को निकालेंगे नहीं, तो किस प्रकार से, क्या इसमें स्पेशल रूल लगेगा जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगेगा, क्या इसमें कुछ होगा, अब वो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से, कितने टेक्निकल जो इसमें दांव पेच थे, किस प्रकार से हाई कोर्ट तक मामला पहुंचा, और लंबी लड़ाई के बाद आज इस मुकाम पर ये मामला पहुंचा है, और अमरेंद्र जैसे तमाम युवा जो है उनमें थोड़ा सा राहत की सांस जो है वो लिए, लेकिन राजनीति को बेहतर समझ रहे हैं। अब देखिए क्या कुछ सामने निकल कर आते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।